Hey everyone, welcome back to #surprise. So today we are going to discuss about Geography Chapter 8 Economy and Occupation. Okay, so let's start. अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एक्टिविटी इन ब्राज़ील एंड इंडिया. As we know there is a 3 type of economy. So वो हम लोग का भी काम नहीं है, बस हम लोग को इतना पता रहना चाहिए. ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे की तरफ देखते हैं हम लोग को. यहाँ पे आपको पाई चार्ट दिखाई देता है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हो सकता है ये आपको एग्जाम में आए. ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे. यहाँ पे पर कैपिटल इनकम आपको दी हुई है. तो ब्राज़ील की आप पर कैपिटल इनकम देखो, आपको इतना पता रहना चाहिए कि जो ब्राज़ील की पर कैपिटल इनकम है वो इंडिया से ज़्यादा है और यूएस की तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यूएस एक वेल डेवलप्ड कंट्री है इंडिया और ब्राज़ील के मुकाबले में. तो द यूनाइटेड स्टेट इज़ डेवलप्ड कंट्री. इसकी जो पॉपुलेशन है ऑफ दिस कंट्री वो बहुत ही ज़्यादा वेल एजुकेटेड है, मतलब हर कोई वहाँ पे क्या होता है, पढ़ा लिखा होता है. इन दिस कंट्री हैड द स्ट्रेंथ ऑफ मैनी पेटेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ. This country is far ahead of Brazil and India in the term of national per capita income. मतलब यहाँ पे यूएसए में है ना, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज़्यादा है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ की जो नेशनल पर इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा. देख सकते हो कहाँ पर 90 और कहाँ पर 3000, और ये 3000 कब की है, 1960 की है. सोचो ये कितने पहले की है, 2016 में, आज से 4 साल पहले. ठीक है, ये देखो डॉलर्स में है, तो डॉलर को अगर हम लोग को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये चेंज होते रहता है. अभी कुछ चल रहा है 73 रुपीज़. ओके, $1 इज इक्वल्स टू 73 रुपीज़ चल रहा है या 74 चल रहा है. तो तुम लोग सोच लो, और वही इंडिया की देखो तुम लोग कितनी कम है. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो इंडिया और ब्राज़ील है वो डेवलपिंग कंट्री है. मतलब अभी तरह से देखो यहाँ पर है ना, क्या लिखा हुआ है, ईडी लिखा हुआ है, मतलब डेवलप्ड कंट्री है ये. और यहाँ पे जो इंडिया और ब्राज़ील है वो हम लोग की डेवलपिंग कंट्री है. ठीक है, ये जो कंट्री है वो अभी प्रोग्रेस कर रही है कि हर फील्ड में, जैसे टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है. जो नेशनल पर कैपिटल इनकम है कंट्रीज की, ये दोनों की, वो थोड़ी लो है. इंडिया पर कैपिटल इनकम सीम्स टू बी इवन लोअर एज इंडिया साइज इज़ वेरी लार्ज. मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी वजह से उसकी जो कैपिटल पर इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है बाकी कंट्रीज के मुकाबले में, बल्कि वो ज़्यादा रहना चाहिए था. जैसा कि हम देख चुके हैं कि जो इंडिया है उसकी नेशनल इनकम देन ब्राज़ील, मतलब उसकी जो नेशनल इनकम है वो ब्राज़ील से हायर है. नेशनल इनकम हम लोग यहाँ पे पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम दोनों अलग अलग है. जो ब्राज़ील है वहाँ पे तुमको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर वगैरह ये बहुत ज़्यादा ग्रो होते हुए अभी के टाइम पे दिखाई देगा. लाइक द इंडियन इकोनॉमी, द ब्राज़ील इकोनॉमी इज़ ऑल्सो अ मिक्स्ड इकोनॉमी. अगर तुम लोग को 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है कि इंडिया और ब्राज़ील की इकोनॉमी किस टाइप की है, तो तुम लोग क्या लिखोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी. ये टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक रहता है जिसमें तुम लोग क्या लिखोगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लिखोगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि बोथ द इंडिया एंड ब्राज़ीलियन इकोनॉमी आर डेवलपिंग इकोनॉमी, देयर पर कैपिटल इनकम आर वेरी लेस. मतलब यहाँ की जो इंडिया और ब्राज़ील की पर कैपिटल इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू द यूएस, मतलब यूएस के मुकाबले में कम है. ठीक है, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट थ्रू इंडिया एज अ हाईएस्ट नेशनल इनकम एज कम्पेयर टू ब्राज़ील. मतलब यहाँ पे देखो इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है वो ब्राज़ील से कम है, लेकिन जो हम लोग की यहाँ पर कैपिटल इनकम जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो किसकी है, ब्राज़ील की ज़्यादा है. लेकिन अगर हम लोग की पूरी कंट्री की बात करते हैं उसमें इंडिया की ज़्यादा है.
ठीक है। अब नीचे की तरफ आते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग। यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो तुम लोग को किसके बारे में दिया हुआ है, ब्राज़ील का एग्रीकल्चर। ब्राज़ील के एग्रीकल्चर में से ये पैराग्राफ में से तुम लोग को एक फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो तुम लोग ब्राज़ील में देखोगे तो तुम लोग को अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। स्पेशली ब्राज़ील के लिए है ना, कॉफ़ी का मतलब जो आता है वो ब्राज़ील के लिए आता ही आता है। मतलब कॉफ़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आता ही आता है। तो जो ब्राज़ील जो है ना, यहाँ पे ध्यान दो, क्यों कॉफ़ी से रिलेटेड आता है, क्योंकि ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी एंड सोयाबीन इन द वर्ल्ड। मतलब जितना ब्राज़ील यहाँ पर एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में क्या क्या, कॉफ़ी और सोयाबीन, उतना और कोई नहीं करता है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये जगह का नाम रहना चाहिए कि ये आ कहाँ से रही है। यहाँ पे देखो कैसा होता है, यहाँ पे है ना सिर्फ क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं होती है, यहाँ पे तुम लोग को फ्रूट्स वगैरह भी दिखाई देगा। अलग अलग तरीके से क्या दिखाई देगा, फ्रूट्स भी दिखाई देगा, जैसे कि पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, ये सब तरह के तुम लोग को फ्रूट्स दिखाई देंगे। फिर उसके बाद कैसे जानवरों को, मतलब एनिमल को भी ये लोग पालते करते हैं, ठीक है। ये इसके वजह से वहाँ पर मीट और जो डेयरी प्रोडक्शन है वो भी लार्ज स्केल पे होने लगा है। अब यहाँ पे इतना कुछ ज़्यादा नहीं देखना है तुम लोग को। ये पैराग्राफ तुम लोग पढ़ोगे कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील इज रिच इन वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स। मतलब तुम लोग को ये याद रखना है कि जो ईस्टर्न पार्ट है ब्राज़ील का, वहाँ पर तुम लोग को क्या मिलेंगे, बहुत तरह से मिनरल्स वगैरह मिलेंगे। अब तुम लोग ये सिंपल सा पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे तुम लोग जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखो। ब्राज़ील हैज़ अ सी कोस्ट अराउंड। यहाँ पे किसकी बात की गई है, नॉर्मली कि फ़िशिंग वगैरह की बात की गई है। अब जो ब्राज़ील है ना, उसका जो अमेज़न रिवर देखोगे तुम लोग, वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है और उसमें डिफरेंट टाइप की तुम लोग को फ़िश वगैरह मिलेगी, ठीक है। द फिशिंग हैज़ बीन carried on by small group or individual fishermen using a primitive technique and equipments, okay। अब यहाँ पे देखो तुम लोग को एक दो फिश का तुम लोग नाम याद कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे कैसा है ना कि यहाँ पे जो रिसोर्स है फिशिंग के लिए वो सिर्फ अमेज़न रिवर नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी जगह पे छोटे छोटे पैमाने पर किया जाता है। अब फ्रेश वाटर में फिशिंग होती है, अलग अलग जगह पे फिशिंग होती है। देखो यहाँ पे सिर्फ फ्रेश वाटर में, मतलब सिर्फ अमेज़न रिवर जो है वहाँ पर फिशिंग नहीं होती है, और भी जगह पे फिशिंग होती है। तो ये जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में से ही गिव अ जोग्राफिकल रीज़न आते हैं। तो तुम लोग को ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब इंडिया के एग्रीकल्चर की बात करो तो इंडिया में जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, ये सब क्रॉप तो बहुत ज़्यादा उगते ही उगते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे थोड़े बहुत कॉफ़ी, रबर, कैश क्रॉप, शुगर कैन हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है। कॉटन वगैरह हो गया, ये सब इंडिया की स्पेशलिटी ही है जो यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। फ़िशिंग जो रहती है वो इंडिया में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर, अगर तुम लोग मछुआरे लोग सुने होगे ना, तो वो लोगों के लिए फ़िशिंग एक अलग ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। वो लोग जैसे फ़िशिंग कर सकते हैं, वो लोगों का कैसे रहता है, खानदानी रहता है। तो इंडिया में जो फ़िशिंग रहती है ना वो बहुत बड़ी रेंज पर होती है, क्योंकि हम लोग को कैसे स्पेशली मुंबई में तो अच्छी खासी होती है और मुंबई के आजू बाजू साइड में भी होती है, क्योंकि हम लोग का जो इंडिया है तो ये पूरा हम लोग का, जैसे तुम लोग देख सकते हो अपना ये इंडिया का ये पूरा जो साइड रहता है ऊपर, वहाँ से लेके राजस्थान से महाराष्ट्र से लेके पूरे साउथ तक का, तो पूरा हम लोग वाटर लाइन के पास ही रहते हैं, जिसके वजह से हम लोग को बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। देखो इम्पोर्टेंट जो फिशिंग है ना, वो एक फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे रेल का। अब देखो जैसे मैं कोस्टल एरिया का बताई कि ऊपर से लेके ऐसा नीचे तक के रहता है, साउथ तक का, तो वैसे ही तुम लोग देख सकते हो जैसे कोस्टल एरिया हो गया, जैसे हम लोग का केरला, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग को 7500 किलोमीटर का एक कोस्टल लाइन है। मैप भी मैंने शेयर किया ये हूँ, उसमें भी देखो, जिसकी वजह से हम लोग पे यहाँ पे कैसे रहता है, 40% ऑफ टोटल एनुअल प्रोडक्शन ऑफ फिशिंग आर बी कन्फाइंड टू कोस्टल वाटर इन द वेस्ट ऑफ द कच्छ, ओके। मतलब देखो अगर हम लोग की अब बहुत डिफरेंट
टाइप के हम लोग वर्क करते हैं ना, तो फ़िशिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंडिया में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग को एक बहुत बड़ा कोस्टल लाइन मिलता है, जिसके वजह से फ़िश पकड़ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, छोटा नागपुर वगैरह अगर मैं तुम लोग देखोगे तो वहाँ पे तुम लोग को डिफरेंट मिनरल्स वगैरह दिखाई देंगे। अब वहाँ का ये छोटा नागपुर वगैरह जैसी जगह जाओगे ना, वहाँ पर ये स्पेशल ऑक्यूपेशन रहता है, मतलब ज़मीन के अंदर से लोहा जैसे आयरन वगैरह होता है ना, उसको ज़मीन के अंदर से निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे कोयला वगैरह देखते हैं, कोल वगैरह जो होते हैं वो बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कोल वगैरह जो तुम लोग को इजीली दिखाई देगा। अब जो जैसे तुम लोग देख सकते हो आसाम वगैरह में भी तुम लोग को डिफरेंट टाइप के मिलेंगे। अब जो मुंबई होता है वो अरेबियन सी के नियर है, जैसे महाराष्ट्र, हम लोग का महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई आता है ना, तो वो अरेबियन सी के पास है, तो वहाँ पे भी तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब जैसे ऑयल वगैरह और नेचुरल गैस जो रहती है ना, वो गोदावरी रिवर के अंदर तुम लोग जाओगे तो वहाँ से मिल जाएंगी। स्टोन और मार्बल की बात करते हैं तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे तुम लोग को डिफरेंट टाइप के स्टोन्स मिल जाएंगे। तो ये जो इंडिया में रहते हैं ना, अलग अलग तुम लोग को जगह पर अलग अलग वैरायटी की चीज़ें देखने मिलेंगी, अलग अलग मिनरल्स मिलेंगे तुम लोग को। ठीक है, तो ये भी इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो ब्राज़ील की इंडस्ट्री के बारे में दिया हुआ है, तो ब्राज़ील जो रहता है ना, उसमें आयरन, स्टील प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम वगैरह के लिए, किसी भी केमिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री बनाने के लिए, मतलब ये रिसेंटली इतने सारी चीज़ों पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब जो दिन ब दिन ये बढ़ते जाता है। और जैसे कि फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे शुगर की इंडस्ट्री बन रही है ना, जैसे अभी मैंने बताया शुगर कैन से शुगर का बन सकता है। ठीक है, कॉटन के टेक्सटाइल वगैरह बनते हैं, मतलब कपड़े के कारखाने बन रहे हैं वहाँ पे अलग अलग तरह के। इस तरह से जो ब्राज़ील है वो क्या करता है, इन्वेस्ट कर रहा है और अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी जगह है, इंडस्ट्रीज़ वगैरह है। जैसे कि देखते हैं हम लोग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ हाईली अनइवन। दिस इज सो पार्टली ऑन अकाउंट ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेसेसरी रॉ मटेरियल एंड पावर रिसोर्स एंड पार्टली ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटरप्राइजेस। मतलब देखो सिंपल सा नीचे हम लोग आ जाते हैं, ऊपर का इतना कुछ नहीं करने का है कि देखो अलग अलग जगह का, अलग अलग इंडिया के पार्ट में से क्या क्या अलग अलग तरह की इंडस्ट्री चलती है। जैसे झारखंड, उड़ीसा जो रहते हैं, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है, और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पे तुम लोग को क्या मिलेंगे, मेटालिक मिनरल्स, मतलब खुदाई करने पे क्या मिलेंगे, मेटल्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जैसे कि ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखते हैं ऐसे बहुत सारे, जैसे राजस्थान में तुम लोग को कॉपर, लेड, जिंक, कर्नाटका में स्टील, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तमिलनाडु में तुम लोग को एल्यूमिनियम, मेटल इंडस्ट्री वगैरह मिल जाएगी। अब यही सब हम लोग की डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें बनाते हैं और बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सब मिनरल्स हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर के, एग्रो जो है वो एग्रीकल्चर से आया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री भी तुम लोग को दिखे मिलेगी, जैसे कॉटन और जूट के कपड़े वगैरह भी तुम लोग को देखने मिलेंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे। अगर तुम लोग थोड़ा अहमदाबाद साइड चले जाते हो, राजस्थान साइड चले जाते हो, तो वहाँ पे भी तुम लोग को कपड़े वगैरह की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देखने मिलेंगी। ठीक है, और जो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री रहती है, जैसे फॉरेस्ट को काट के पेपर बनाना, वुड बनाना, अलग अलग डिफरेंट के टाइम पे वो मैचेस बनाना। ठीक है, तो इस तरह से भी तुम लोग को क्या मिलेगा, देखने के लिए इंडिया में मिलेगा। अब जैसे कि पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरिया, मतलब इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ से हम लोग को पेट्रोल भी मिल सकता है, तो उसकी भी हम लोग के पास है। कुछ ऑयल प्रोड्यूस एरिया भी है। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु प्रोड्यूस करते हैं बल्क ऑफ सॉल्ट इन, मतलब सॉल्ट वगैरह हम लोग का जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए बताया गया है। और ऐसी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी इंडिया की इंडस्ट्री में। फिर ये मैप आ सकता है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
हम लोग का चैप्टर 8 चल रहा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि चैप्टर नंबर 8 में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब तुम लोग मुझे इसके आंसर इजीली बता सकते हो कि ब्राज़ील की क्रॉप फाइंड ऑड मैन आउट। तो देखो कोका, कॉफ़ी, सोयाबीन, ये सब तुम लोग को नॉर्मल क्या मिल सकती है, ब्राज़ील की कॉफी। लेकिन ज्वार का हम लोग ने देखे थे, नॉर्मली बताई थी ना, ज्वार, बाजरा, चावल वगैरह, ये सब हम लोग की नॉर्मल इंडिया में था। ठीक है। अब यहाँ पे फाइंड सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, बिहार जो है वहाँ पर नहीं था, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। देखो अभी जैसे यहाँ पे आया है विद द हेल्प ऑफ द गिवन स्टैटिकल डेटा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जो भी गिवन इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे हम लोग क्या बनाएंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर लिखेंगे। और ये देखो कितने के लिए आता है, 6 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या बोला था उसने, लाइन ग्राफ बनाने के लिए। तो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले हम लोग कैसा करेंगे, ये डॉट आपको बनाने आता होगा कि ये हम लोग किसे ऐसा डॉट सब हम लोग को मिलेंगे। फिर ये डॉट को हम लोग क्या कर देंगे, स्केल से जॉइन कर देंगे। फिर ध्यान से हम लोग स्केल लिखेंगे, स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स रहते हैं। फिर हम लोग का एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इन 2008। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है 2008 में कितना है, 3700। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ईयर हैज़ द हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू। तो यहीं से देख के हम लोग बता सकते हैं कि 2011 में देखो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है। ठीक है। हाउ मच वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 9 to 2011, मतलब 2009 से लेके कब तक बोला है, 2011 तक। 2009 से लेके 2011 तक कितनी वैल्यू बढ़ी है, तो हम लोग यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं 3900। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मार्च 2090 का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो टीक इज मेनली फाउंड इन अ डैश टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आएगा, सी। ठीक है। ब्राज़ील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डैश इन वर्ल्ड। तो हम लोग ने पढ़े थे कॉफी और सोयाबीन। फाइंड द ऑड मैन आउट, मेंबर ऑफ BRICS। तो हम लोग ने ये वाला पार्ट नहीं पढ़े हैं, तो हम लोग इसको देखते हैं फर्स्ट, फिर देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि देखो हर एक कंट्री का क्या रहता है कि वो एक दूसरे को एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो वहाँ पे ये कुछ कंट्री मिल के काम करती है। जैसे कि बी से आता है हम लोग का ब्राज़ील, ठीक है। आर से हम लोग का आता है रशिया। आई से हम लोग का क्या आता है, इंडिया। ये फ्लैग तो हम लोग कोई नहीं भूल सकता, ये फ्लैग किसका है, कोई बता सकता है, चाइना का। और ये वाला जो फ्लैग है वो किसका है, साउथ अफ्रीका का। अब देखो यहाँ पे मेजर ट्रेंडिंग पार्टनर जैसे जैसे देखो जर्मनी, USA, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, है ना। ये क्या करता है ब्राज़ील, ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना ऊपर, ये सब सामान ये इतनी सारी कंट्री को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया किसमें, मैंगो, कॉफ़ी वगैरह, ये सब चीज़ों को, जैसे कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल वगैरह, जैसे पेट्रोलियम, मशीन्स, है ना। तो ये स्टोन, गोल्ड, सिल्वर, पेपर, मेडिसिन, इंडिया भी क्या करता है अपने दूसरों के साथ ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीद और फरोख्त, मतलब किसी को कुछ बेचना और किसी से कुछ खरीदना। ठीक है। कि किस को करता है, UK को करता है, USA को करता है, जर्मनी को करता है, जापान, चाइना, रशिया। ठीक है। तो ये सब क्या करता है, अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट करता है। हाँ, तो यहाँ पे बता देखो ब्राज़ील भी था, इंडिया भी था, चाइना भी था, और ये एस से हम लोग का साउथ अफ्रीका है, सऊदी अरब नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर देंगे, हटा दें। तो ये हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाता है, सऊदी अरब। अब नीचे देखो तुम लोग, स्टेट वेदर द सेंटर इज राइट और रॉन्ग एंड करेक्ट द रॉन्ग वंस एंड रिराइट द सेंटर। लाइक द इंडिया इकोनॉमी, ब्राज़ील इकोनॉमी ऑल्सो अ मिक्स टाइप। ये भी मैंने बता चुकी हूँ तुम लोग को कि ये तुम लोग को याद रखना है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या आएगा, राइट। अब नेक्स्ट आओ, What are the similarity and difference in the fishing activity in Brazil and India?
तो ये देखो, अभी हम लोग सबसे पहले है ना ऐसा लिखेंगे, सिमिलैरिटी इन द फिशिंग एक्टिविटी इन ब्राज़ील एंड इंडिया आर फॉलोइंग करके हम लोग लिख सकते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बोथ द कंट्री हैव मरीन फिशिंग विच प्ले एंड सिमिलैरिटी बताना है, तो दोनों कंट्री कहाँ पे फिश नॉर्मली फिशिंग कहाँ पे करती है, मरीन फिशिंग करती है, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोनों के पास लॉन्ग कोस्ट लाइन है, जो फिशिंग है ना वो हेल्प करती है किसके लिए, अब दोनों कंट्री को फिशिंग की वजह से फूड सप्लाई मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। अब फिशिंग एक बहुत अच्छा गुड ऑफ सोर्स ऑफ मिनरल्स है, मतलब बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस वगैरह बहुत हम लोग को मिलते हैं। और दूसरा, हम लोग दूसरी कंट्री को बेच के ईजीली एक्सचेंज करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम लोग को सिमिलैरिटी भी बताना था और डिफरेंस भी बताना था। अब फ्रेश वाटर फिशिंग इज़ वेरी लिमिटेड इन ब्राज़ील, अब ब्राज़ील में इतने फ्रेश वाटर नहीं है ना, एंड द फ्रेश सोर्स ऑफ अमेज़न रिवर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। अब अमेज़न रिवर जो है उसमें फ्रेश वाटर तो एकदम नहीं मिलता, बट इंडिया में ईजीली हम लोग को ऐसा मिल जाता है। On the other hand, about 60% of India fishing production come from inland fisher and 40 from the marine fishing। मतलब कैसा हो जाता है कि इंडिया में 60% है ना छोटे छोटे जैसे नदी तालाब वगैरह में फ़िशिंग करते हैं, बट बाकी जगह की अगर हम लोग बात करते हैं जैसे मरीन फिशिंग जो होती है ना इंडिया में सिर्फ 40% होती है, ओके। अब जो ब्राज़ील है ना, लेसर परसेंटेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन इन्वॉल्व इन फिशिंग कंपेयर टू इंडिया, मतलब जो इंडिया में जितनी ज़्यादा फिशिंग होती है, मतलब जितने लोग इंडिया में फ़िशिंग करते हैं, ब्राज़ील में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है फिशिंग करने के लिए वो क्या है, कम है, ठीक है। विच एम्प्लॉयज़ ओवर 14 मिलियन पीपल इन द कोस्टल स्टेट एंड फिशिंग इंडस्ट्री, मतलब इंडिया में देखो कितने बड़े उस पे क्या होती है, फिशिंग होती है। तो ये हम लोग के क्या थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। अब ये चैप्टर भी मैंने आप लोगों को क्लियरली बता दी हूँ। अब ये चैप्टर में से अगर तुम लोग को कोई भी आता है जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इंडिया की जो पर कैपिटल, यहाँ की जो कैपिटल इनकम होती है वो ब्राज़ील से लेस होती है ना। अभी किसके वजह से होती है वो हम लोग को बताना है, यस, मैसिव पॉपुलेशन से। द इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ऑफ डैश टाइप, कौन से डेवलप टाइप की है, डेवलपिंग बताई थी ना, यूएसए की डेवलप, और यहाँ की क्या है, डेवलपिंग है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये वाला तो मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंट, व्हाई हैज़ द मीनिंग नॉट डेवलप्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राज़ील, मतलब ये तुम लोग क्या करोगे, जब ब्राज़ील का पढ़ोगे तब तुम लोग ईजीली इसके लिए 8 पॉइंट लिख सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एक ऊपर मैंने पैराग्राफ में थोड़ा बहुत बताई हूँ, तो तुम लोग इजीली क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 गिव रीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटल लैंड अवेलेबिलिटी इज मोर इन ब्राज़ील एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, तो ये हम लोग को रीज़न बताना है। जो टोटल एरिया होता है ना ब्राज़ील का, वो इंडिया से ज़्यादा बड़ा है। इतना याद रखना कि ब्राज़ील का जो टोटल एरिया है वो किससे बड़ा है, इंडिया से ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील है वो सिर्फ 20 करोड़ है, और जिसके बाद जो इंडिया की है वो कितनी है, 130 है, जिसके वजह से ये 2 पॉइंट है। और फिर तुम लोग को क्वेश्चन को रिपीट करना है, तो 4 पॉइंट तुम लोग इजीली बना सकते। ये मिक्स्ड इकोनॉमी वाला हम लोग देख चुके हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग को बोली थी कि तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, तुम लोग को एक बार स्टडी, ओके। सो वी आर डन विथ चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके। सो ऐसे ही जॉइंट होते रहना हम लोग के साथ। थैंक यू।